सभी को नमस्कार, राधे राधे और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। हिंदी निबंध यूनिट 9 में हम पढ़ रहे हैं आज कविता क्या है निबंध, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसके बारे में सभी तथ्यों को देखेंगे, थोड़ा-सा ये निबंध बड़ा भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए परीक्षा में बन जाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कविता क्या है? ये निबंध है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है और ये सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये याद रखना है। ये सबसे पहले मतलब पहले ये सिंगल तरीके से यानी कि ये मतलब स्वतंत्र रूप से 1909 में प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में और फिर बाद में 1939 ईस्वी में इसे चिंतामणि चिंतामणि भाग फर्स्ट में ठीक है 1939 में भाग फर्स्ट इसका प्रकाशित हुआ था जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के ही द्वारा करवाया गया था। इसमें ये संकलित किया गया था। ठीक है? तो इसका ये प्रकाशन वर्ष दोनों अच्छे से याद रख लेना। निबंध की विषय वस्तु को एक बार देखते हैं, जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। कविता क्या है? शुक्ल जी का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हमें कन्फ्यूज़ कर देता है, कविता क्या है? इसमें जो शीर्षक है वो कविता के नाम से है, लेकिन ये निबंध लिखा गया है, कविता क्या है? इस चीज़ की परिभाषा को पूरा दर्शाने के लिए। ठीक है? तो कई बार तो यही पूछ लिया जाता है अलग-अलग एग्ज़ाम में, कविता क्या है? इसकी विधा क्या है? तो ये भई निबंध है, इसको अच्छे से याद रख लेना, है ना? इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएँ प्रस्तुत की हैं। ठीक है? शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएँ प्रस्तुत की हैं। उनकी कविता संबंधी मान्यताओं के साथ-साथ इस निबंध का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया है। 1909 ईस्वी के निबंध और 1939 के निबंध में कई वैचारिक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ठीक है? जब पहला इसका स्वतंत्र रूप से जब ये प्रकाशित हुआ था और बाद में जब इसे प्रकाशित करवाया गया था 1939 में तो 30 साल का लगभग ही समय था और बहुत सारे इसमें परिवर्तन भी कर दिए गए थे। ठीक है? संक्षेप में कहें तो काव्य शास्त्रीय मान्यताओं में रसवाद और लोक मंगलवाद का जो संलयन शुक्ल जी ने किया है, उसी को यह निबंध मूर्त रूप देता है। ठीक है? ये ध्यान रखना है, ये जो निबंध है उसमें रसवाद और लोक मंगलवाद, ठीक? रसवाद और लोक मंगलवाद का जो है संलयन किया है किसने? लेखक ने। इस निबंध में शुक्ल जी ने 14 प्रकरणों को उठाया है। अब ये 14 प्रकरण आपको क्रम से याद रखने हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में बनते ही हैं, चाहे वो सत्य-असत्य के माध्यम से बने, चाहे वो मैचिंग के माध्यम से बने और चाहे वो क्रम से पूछे जाएँ। सबसे पहला जो प्रकरण है वो कविता क्या है? दूसरा है सभ्यता के आवरण और कविता, तीसरा कविता और सृष्टि प्रसार, चौथा है मार्मिक तथ्य, पाँचवाँ है काव्य और व्यवहार, छठवाँ है मनुष्यता की उच्च भूमि, सातवाँ अभावना या कल्पना, आठवाँ मनोरंजन, नौवाँ है सौंदर्य, 10 पर आता है चमत्कारवाद, 11 में आता है कविता की भाषा, 12 में अलंकार, 13 में कविता पर अत्याचार और 14 में आता है कविता की आवश्यकता। ठीक है? सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? कविता क्या है? पहला है और सबसे लास्ट में है कविता की आवश्यकता। तो ये 14 प्रकरण आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, एक जगह आप इनको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं सारांश या फिर इसकी प्रमुख पंक्तियाँ, ठीक है? सारांश में पूरा समझ में आ जाएगा। कविता क्या है? सबसे पहला जो शीर्षक है कविता क्या है? पहला जो शीर्षक है उसकी प्रमुख जो-जो पंक्तियाँ हैं उनको ध्यान रखना। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए ठीक है? ये जो निबंध जो मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको जितने भी, इसमें पहली बात तो पात्र वगैरह नहीं है निबंध में, है ना? पात्रों से संबंधित नहीं पूछा जाता कि किस पात्र ने क्या कहा है, इसमें पात्र नहीं है, सीधा लेखक ने लिखा है निबंध जो कहानी और उपन्यास में हमें देखने को मिलता था। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा आप मतलब ये भ्रम में ना रहें कि इसमें पात्र या पंक्तियाँ और जो पंक्तियाँ इसमें लिखी गई हैं, वो सब क्रम से हैं। ठीक है? सब क्रम से ही लिखी गई हैं ये सारी पंक्तियाँ। तो पहला शीर्षक है, पहले शीर्षक में जो इम्पोर्टेंट है वो क्रम से हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहते हैं। है ना? इसी को क्या कहते हैं? जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में ये व्यवसाय चलता रहता है, उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम
हानि लाभ सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। ये क्वेश्चन तो पता नहीं आज तक, शायद ही कोई एग्जाम ऐसा होगा जिनमें ये नहीं पूछा जाता हो, ठीक है? चाहे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस कोई भी एग्जाम हो, यूजीसी नेट, ठीक है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। ठीक है? तो ये परिभाषा आप याद रखिएगा, ये शुक्ल जी की है, ये पंक्तियाँ ऐसे पूछी जाती हैं। दूसरी पंक्ति यहाँ की जो इम्पोर्टेंट है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। ठीक है, कविता के बारे में क्या कहते हैं? कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर ले जाती है। ठीक है, जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। ठीक है, हमारे हृदय में भाव विराजमान रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा ये पंक्ति भी बहुत बार पूछी जाती है, जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। सभ्यता के आवरण और कविता, ये हमारा दूसरा टॉपिक था। तो यहाँ पर देख लें, सब टॉपिकों से तो यहाँ पर पंक्ति नहीं है, लेकिन जिन-जिन से इम्पोर्टेंट है ना? ये किस प्रकरण से पंक्ति ली गई है, ये भी थोड़ा-सा डीप में क्वेश्चन बनता है। सभ्यता के आवरण और कविता, सभ्यता की वृद्धि के साथ-साथ ज्यों-ज्यों मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों-त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते चले गए। ठीक है? सभ्यता की वृद्धि के साथ-साथ जैसे-जैसे मनुष्य के जो व्यापार हैं, वो बहुरूपी, है ना? और जटिल होते चले गए, वैसे ही उसके जो मूल रूप हैं, वो कहीं न कहीं खत्म होते चले गए, आच्छन्न होते चले गए। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, है ना? कुछ भावों के विषय तो ऐसे हैं अमूर्त, यानी कि दिखाई भी नहीं देते। जैसे कि हमारी संस्कृति होती है ना? उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा आते ही रहते हैं, और अब तो इतना परिवर्तन आ चुका है, भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं लुप्त सी हो गई है ना? बहुत कम, मतलब आप मान लीजिए केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति को कहीं न कहीं बचाए हुए हैं, है ना? वरना सब पश्चिमी सभ्यता की होड़ में लगे हुए हैं। जैसे कीर्ति की लालसा, ठीक है? कुछ भावों के विषय तो बिल्कुल अमूर्त होने लगे हैं। उनमें आता है जैसे कि कीर्ति की लालसा। पहले राजा-महाराजा अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? उससे पहले भी, है ना? तो कीर्ति की लालसा लालसा अब लोगों के अंदर कहीं काफ़ी हद तक क्या है? नहीं दिखाई देती है। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। है ना? बौद्ध दर्शन में इसे क्या कहते हैं? अरूप राग कहते हैं। ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए-नए आवरण चढ़ते हैं, आवरण यानी कि कवर चढ़ता है, चढ़ते जाएँगे, त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता चला जाएगा। ठीक है? कवि कर्म यानी कि कवि के लिए कविता लिखना भी क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कविता की आवश्यकता बढ़ेगी, है ना? लेकिन कविता लिखने वाले नहीं होंगे, वैसा ही आप आज देख भी रहे हो, है ना? कविता कहाँ लिखते हैं लोग? अगर कुछ साहित्यकार हैं भी, तो वो निबंध या फिर गद्य विधाओं पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। कविताएँ आज आपको नई देखने को बहुत कम ही मिलेंगी, ना के बराबर, मिलती ही नहीं है। आगे है काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप नहीं मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो काव्य के लिए मतलब काव्य के लिए क्यों-क्यों, कैसे-कैसे इसकी ज़रूरत है, कैसे इसको लिखा जाना चाहिए, इस सब बातों पर लेखक ने यहाँ पर चर्चा की है। आगे है काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, जो पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है, उसको मैंने यहाँ पर हाइलाइट कर रखा है, मतलब कलरफुल कर रखा है, ठीक है? काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम बिल्कुल नहीं चलता है, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। तो ये भी पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं। तीसरा यहाँ पर हमारा जो प्रकरण है वो है कविता और सृष्टि प्रसार। कविता और सृष्टि प्रसार से हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई
उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। ठीक है, हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता क्या करती है, बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य बिठाती है। ठीक है, और उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, काव्य दृष्टि कहीं तो क्या होती है, काव्य दृष्टि किसके अंदर होती है, या तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर होती है ना, मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर के। ठीक है, काव्य दृष्टि या तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है। काव्य दृष्टि का अर्थ ये है कि जब कभी कोई कविता लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो लोगों के अंदर उस चीज को खोजने की कोशिश करते हैं अपनी कविता लिखने के लिए, विषय ढूंढते हैं, है ना, या फिर बाह्य सृष्टि के, और या फिर समस्त चराचर के। आगे मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलम्बन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, मेघदूत यानी कि कालिदास जी की का नाटक है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं है। आगे है मेघदूत ना तो कल्पना की क्रीड़ा है और ना ही कला की विचित्रता। ठीक है, मेघदूत ना तो कल्पना की क्रीड़ा है और ना ही कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। कि मेघदूत के बारे में क्या कहते हैं लेखक, मेघदूत ना तो कल्पना की क्रीड़ा है और ना ही कला की विचित्रता है ना, वे क्या है, प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय, सबसे भावुक हृदय किसका बताया है, कालिदास का, अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। आगे कहते हैं प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलती हैं। ठीक है, प्रकृति का जो साधारण रूप से या फिर असाधारण रूप से हर प्रकार के रूपों का जो वर्णन किया है ना, वो किसने किया है, वाल्मीकि, कालिदास या फिर भवभूति, इस प्रकार के अनेक विद्वानों ने किया है। आगे कहते हैं सारांश यह है कि केवल असाधारण की असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति की उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है। जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते थे। आगे जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत हैं। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय की इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। आगे नर क्षेत्र के भीतर जो काव्य दृष्टि रहती है उसके बारे में क्या कहते हैं, नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। चौथा हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर प्रकरण है वो है मार्मिक तथ्य। तो मार्मिक तथ्य से क्या आता है, मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है कि मनुष्य सारी पृथ्वी को छेकता चला जा रहा है, जंगल कट कट कर खेत गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं, है ना, ये हमारे मतलब कलयुग में जिस तरीके से ना अब जंगल बच रहे हैं, ना भूमि बच रही है ना, कुछ भी नहीं, जंगल अब देखोगे किस तरीके से नगर और आबादी ही आबादी दिखाई देती है ना? जंगल ये आप कभी बुजुर्गों के साथ अगर बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, है ना? कि पहले तो इस शहर में बस इतनी सी आबादी थी, ये यहाँ तक जंगल फैला हुआ था, वहाँ तक जंगल फैला हुआ था, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले बहुत आबादी कम थी, है ना? तो जंगल आज कट कट कर कर कि खेत गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है, वे कहाँ जाएं।
कहाँ जाएँगे भई, है ना? कहाँ जाएँगे? फिर वो हमारे घरों में घुसते हैं, फिर क्या करते हैं हम? कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है ना? जब मनुष्य नहीं था या पहले थोड़ा बहुत था, तो उस समय देखो प्रकृति ने अगर जानवर थे तो उनके भरण-पोषण के लिए भी ना फल वगैरह, पत्ते वगैरह वो सारी चीज़ें उगाई थी, है ना? और लेकिन मनुष्य ने हर जगह पर अपना अधिकार कर लिया। ना पृथ्वी के नीचे छोड़ रहा है, ना पृथ्वी के ऊपर छोड़ रहा है ना? पृथ्वी को पूरा खोद दिया है अंदर तक, सब खोखला कर दिया है और तभी फिर होती है बेमौसम बरसात होती है, बेमौसम आंधी-तूफान आते हैं, बेमौसम भूकंप आता है, बेमौसम कभी कुछ आता है, कभी बाढ़ आती है। ये सब क्यों हो रहा है? हमारे कारण ही हो रहा है ना? हम सब के कारण हो रहा है, हम सब इसके कहीं न कहीं मनुष्य ही ज़िम्मेदार है। भले ही हम ऐसा नहीं करते लेकिन सब ज़िम्मेदार हैं, ठीक है? कहने की आवश्यकता नहीं है कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हों, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़ होते हैं। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे, उस भाव को का आलंबन रहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियाँ उपस्थित करती हैं। फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती हैं। ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों-ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों-त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता चला गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। ठीक है? अब मनुष्य का जो ज्ञान क्षेत्र है, वो क्या बन गया है? बुद्धि व्यवसायत्मक, ठीक है? हर जगह व्यवसाय की सोचता है, हर जगह अपना बिज़नेस का, अपने फ़ायदे का सोचता है या फिर विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। यहाँ पर अगला प्रकरण हमारा आता है काव्य और व्यवहार। अर्वाचीन राष्ट्रीय नीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई देते हैं। उनके अंदर दया वगैरह बिल्कुल होती ही नहीं है। ठीक है? अर्वाचीन राष्ट्रीय नीति जिनके सत्ता हाथों में आ जाती है ना? वो गुरु घंटाल क्या करते हैं, जब अपनी किसी गहरी चाल से जैसे कि अब आप अरावली को ही ले लो, है ना? अभी अरावली को आप सब जानते हैं, हमारे देश की जान बसती है अरावली में, है ना? अरावली हमारे देश को बहुत कल्याणकारी पहाड़ है और बहुत प्राचीन है, लेकिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, है ना? उनके अंदर क्या है सिर्फ़ बुद्धि के कठपुतली, सिर्फ़ बुद्धि से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, ना दिल से सोचते हैं। उनके अंदर ना दया है, ना लोगों के लिए और ना ही जानवरों के लिए। क्या करते हैं किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश कर देते हैं। उनको ये तक नहीं जानकारी है कि हम भी इसी देश में रहते हैं, है ना? जो भी इन चीज़ों को करते हैं, जो इस तरह की चालें चलते हैं, हम भी इसी देश में रहते हैं। अगर अरावली नहीं रहेगी या मतलब कोई भी इस तरीके से पहाड़ वगैरह, जंगल वगैरह अगर काटे जाएँगे, तो ये सबके लिए नुकसान है। लेकिन वो कहाँ सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों करते हैं। आगे जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है, तो आहलाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है। तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए उद्यत होते हैं। ठीक है? जब उसकी या उसके परिणाम की जब हमें हमें उसका परिणाम पता होता है ना? देखिए तरीके अलग-अलग होते हैं। हम मान लीजिए कोई पहाड़ जंगल कट रहा है, आम जनता अपने बारे में सोचती है कि हमारा सबका क्या होगा? लेकिन नेता ये उसके फायदे के बारे में सोचते हैं, तभी तो वो ऐसे कदम उठाते हैं। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। अगला हमारा प्रकरण है मनुष्यता की उच्च भूमि। यहाँ पर अलग-अलग देखिए सीधा-सीधा मैं इस निबंध को कंप्लीट भी पढ़ा सकती थी, है ना? लेकिन आपको समझ में नहीं आता। ये थोड़ा-सा शुक्ल जी का जो भाषा है ना, वो थोड़ी-सी क्या है, उच्च लेवल की है ना? आसानी से समझ में आती नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैंने प्रकरणों के साथ में पंक्तियाँ रखी हैं, ताकि आपके लिए समय भी कम लगे और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएँ। मनुष्यता की उच्च भूमि कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। कवि वाणी के प्रसार से हम क्या करते हैं संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं कवि वाणी के प्रसार से।
कविता ही हृदय को, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ठीक है, तो कविता का बहुत बड़ा कहीं रोल है। भावना और कल्पना, अगला हमारा प्रकरण आता है भावना और कल्पना। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, हमसे दूर लगता है हमें, दूर महसूस होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। मान लीजिए उन्हें कविता करनी है, तो क्या होता है, हमारे हम उस चीज़ के बारे में, मूर्त रूप के बारे में, जिस चीज़ को हमने कभी देखा हो, सुना हो, ठीक है, उस चीज़ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। और कविता में जो सबसे बड़ा हाथ होता है ना, वो कल्पना का ही होता है, भावना और कल्पना का। जिसके अंदर भावना नहीं है, उसके अंदर कवि का हृदय हो ही नहीं सकता, है ना? भावनाओं से आती है कविता लिखने की कला। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, हाँ, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती, ठीक है? वो कवि हो ही नहीं सकता, ये कहते हैं। कल्पना 2 प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कल्पना 2 प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। ठीक है? कवि में जो विधायक कल्पना होती है, वो क्या होती है? अपेक्षित होती है, मतलब होनी चाहिए, और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। मनोरंजन, अगला हमारा टॉपिक आता है मनोरंजन। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। आगे मन को अनुरंजित करना, उसे सुख का आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हो जाएगी, ऐसा लेखक ने कहा है ना? मतलब ये है कि कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है ना? केवल सुख का आनंद, केवल हम उसको लय से और धुन से पढ़ें और हमें थोड़ा-सा आनंद आए, ये कविता का उद्देश्य नहीं है। कविता का उद्देश्य है लोगों को कुछ, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, किसी उद्देश्य से परिपूर्ण है ना? यानी कि जो कविता का उद्देश्य ये होता है कि किसी को कुछ उपदेश देना, किसी को कोई शिक्षा देना, ग्राहक जो उसको पढ़ रहा है उसको कुछ सीख मिले। हिंदी के रीतिकाल से के कवि तो मानो राजा महाराजाओं की काम वासना, है ना? काम वासना थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। हिंदी के रीतिकाल के कवि क्यों रखे जाते थे? राजा महाराजाओं की काम वासना को उत्तेजित करने के लिए, है ना? बड़े बड़े होते थे क्या? राजा महाराजाओं की काम वासना, यानी कि उनको उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। कहने का मतलब है कि राजा महाराजा, आपने देखा होगा पुराने राजा महाराजाओं के क्या ठाट-बाट होते थे, है ना? अपने दरबार में बैठ कर के अंदर महारानियाँ, रानियाँ बैठी होती थी और बाहर नर्तकियों का डांस देख रहे हैं और ये और वो और बस, ठीक है? आगे है सौंदर्य। सौंदर्य में ये शुक्ल जी कह रहे हैं, ठीक है? शुक्ल जी ने कहा है भई कि रीतिकाल के कवि क्या किस लिए रखे जाते थे? सौंदर्य, जो टॉपिक है सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है ना? सौंदर्य को क्या मानते हैं लेखक? ये बाहर की कोई वस्तु नहीं है, ये अंदर की वस्तु है, मन के भीतर की वस्तु है ना? सौंदर्य टॉपिक से याद रखना। आगे है, मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। कि मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँची हुई संसार की सभी सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। आगे सुंदर और कुरूप काव्य में बस यही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, अनुपयोगी उपयोगी, ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति धर्म व्यवहार अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में ना कोई बातें केवल दो रूपों में दिखाई देती हैं, सुंदर और असुंदर। ये जो शुद्ध काव्य क्षेत्र है, उसमें जो बातें हैं, 2 रूपों में दिखाई देती है, सुंदर और असुंदर। चमत्कारवाद जो प्रकरण है, वहाँ से देखते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें कोई संदेह नहीं। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। चमत्कार ऐसा नहीं है कोई मतलब छड़ी घुमाई और चमत्कार हो गया, है ना? बहुत सारा सोना इकट्ठा हो गया, तो वही सोना खरीदना बस की बात की नहीं है। तो चमत्कार से हमारा तात्पर्य क्या है? उक्ति के चमत्कार से, जो पंक्तियाँ उसमें लिखी हुई हैं, उसके चमत्कार से है। अगला है कविता की भाषा। अगोचर बातों या भावनाओं को भी
जहाँ तक हो सकता है कविता स्थल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। या अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षण शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भाग जाता है, कहना वह अधिक पसंद करेगी। ठीक है? तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लेना इन पंक्तियों को, ठीक है? हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतित्व दोष माना है। ठीक है? दोष आप जानते ही हैं, काव्य दोषों में कई दोष होते हैं, है ना? दोष आपने पढ़े होंगे, गुण दोष, काव्य दोष, काव्य गुण और यहाँ पर क्या कहते हैं अप्रतित्व दोष माना है किसको? शब्दों के प्रयोग को। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की होती है। ठीक है? तीसरी विशेषता कविता की भाषा में क्या है? वर्ण विन्यास की है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, पूछा जा चुका क्वेश्चन, ठीक है? जो पूछे जा चुके हैं, जो पीवाईक्यू मैं आपको साथ-साथ बता भी रही हूँ और मैंने तो खुद अपने नोट्स में यहाँ पर ये चीज़ें हाइलाइट कर रखी हैं ऑलरेडी। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। अगला है हमारा कविता पर अत्याचार। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन ज़रूर कर लेना और पूरे 6 से 10 तक के नोट्स चाहिए, तो आप एप्लीकेशन से भी जाकर के ले सकते हो, है ना? कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएँगे। आगे कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निंदा कराई है। अगला है कविता की आवश्यकता। तो कविता की आवश्यकता क्यों है? ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक है जो 14वां प्रकरण है। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है, इतनी लाभकारी वस्तु है कि संसार की सभ्य, असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास नहीं हो, चाहे विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडन बाँधता चला आ रहा है कि जिसके भीतर बंद-बंद कर वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला-सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। किसी की अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय-समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है। है ना? अगर मनुष्य के रूप में कोई जानवर है जिसे कविता की ज़रूरत नहीं है ना? तो वो क्या कहते हैं शुक्ल जी उसको तो आगे देखते हैं ये हमारी जो कविता क्या है इसकी महत्वपूर्ण जहाँ से भी पंक्तियाँ पूछी जाती है देखो इन जो निबंध है ना निबंधों से सीधी पंक्तियाँ ही पूछी जाती हैं। या तो यही पूछा जाता है, ये पंक्ति किसकी है या 3-4 पंक्तियाँ दे देगा कि कौन-सी पंक्ति इस निबंध से नहीं है या इसमें से कुछ सत्य-असत्य उठा लेगा, ठीक है? यही सब पूछा जाता है, इसमें पात्र वगैरह है नहीं, है ना? जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने पढ़ा दी हैं, सा बाद में हम इनके पीवाईक्यू करेंगे, पहले फटाफट से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आपको ये निबंधों को कंप्लीट करने के बाद हम सीधा 10 यूनिट की तरफ चलेंगे, जल्दी से जल्दी इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे और फिर टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन से जाकर के ले सकते हैं। ठीक है? ये सारे जो नोट्स हैं ना, ये पूरी पीडीएफ आपको ₹179 में कहाँ से मिल जाएगी? एप्लीकेशन से मिल जाएगी, ठीक है? आप के पास थोड़ा-सा पैसा है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, वहाँ पर एक-एक करके मिलती रहेगी, उसको आप पढ़ लेना। ठीक है? तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, सपोर्ट, शेयर ज़रूर करना, हाइप करना